नमस्कार सभी को, बुनियाद एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। आज वाला अपना जो चैप्टर है वो है श्वसन तंत्र वाला, और श्वसन तंत्र वाला भी चैप्टर परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कंपटीशन के अंदर यहाँ से कोई न कोई क्वेश्चन यहाँ से उड़ता है। जो श्वसन तंत्र वाला, श्वसन तंत्र, अब देखो श्वसन तंत्र को अपने इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र को अपने इंग्लिश में कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या कहते हैं? RESPIRATORY, रेस्पिरेटरी सिस्टम, SYSTEM। ठीक है, और इंग्लिश में इसे अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। देखिए श्वसन के बारे में क्या है कि अपन जब श्वसन के दौरान होता क्या है, श्वसन के दौरान कोशिका में जो ग्लूकोज होती है, और ग्लूकोज का क्या होता है, विखंडन होता है, या ग्लूकोज के है टूटती है, और ग्लूकोज के टूटने से क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। और इसी को अपन एक साधारण सी एक अभिक्रिया के द्वारा अपन समझते हैं। सबसे पहले देखिए, अपन देखते हैं कि अपना जो भोजन होता है, भोजन, और भोजन जैसे अपन बात करें कि भोजन क्या होता है, एक जटिल पदार्थ होता है। भोजन क्या होता है, एक जटिल पदार्थ होता है। ठीक है, जो भोजन होता है वो जटिल पदार्थ होता है। ठीक है, अब भोजन का अपन बात करते हैं कि पाचन, और भोजन का पाचन होने के बाद में भोजन सरल अणुओं में बदल जाएगा। ठीक है, भोजन का जब पाचन होता है तो वो किस में बदल जाएगा, तो वो आपको याद रखना सरल अणु में बदल जाएगा। और सरल अणु किस में बदल जाएगा, तो वो आपको याद रखना वो ग्लूकोज में बदल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ग्लूकोज का होता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो ग्लूकोज को आप याद रखना, ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। और ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से आपको याद रखना, एक तो CO2 बनेगी, दूसरा जल, ठीक है, और फिर क्या निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी। और यहाँ से जो ऊर्जा का निर्माण होगा, तो यह ऊर्जा वो ATP के रूप में इसका क्या होगा, संचरण होगा। तो सीधी सी परिभाषा क्या हो जाएगी कि अपना जो भोजन है वो जटिल पदार्थ होता है, फिर भोजन का पाचन होता है, और भोजन के पाचन के बाद भोजन सरल अणुओं में बदलता है, जैसे अपन ग्लूकोज के बाद बात करते हैं। और ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। और ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से एक तो CO2 बनती है, दूसरा H2O बनता है, मतलब पानी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, और क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। ठीक है, और ऊर्जा का अपने शरीर में संचरण किस रूप में होता है, तो वो ATP के रूप में होता है। ठीक है, और वह कौन सा कोशिकांग है, वह कौन सा कोशिकांग है जहां ऊर्जा उत्पन्न होती है, और उस कोशिकांग का नाम है दोस्तों, आपको याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम है उसका, नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। उस कोशिका का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, श्वसन होता है। जो अपना जो श्वसन का जो केंद्र है, तो वो कौन सा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। हर बार कंपटीशन में ये क्वेश्चन होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया, या अपन बात की श्वसन केंद्र, कोशिका का श्वसन केंद्र अपन किसे कहते हैं, तो कोशिका का जो श्वसन केंद्र है वो बोलते हैं अपन माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत क्या होता है, ग्लूकोज की विखंडन के पश्चात ऊर्जा उत्पन्न होती है, और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को अपन क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस, या कोशिका का शक्ति ग्रह, या कोशिका का बिजली ग्रह, या कोशिका का श्वसन केंद्र कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जो श्वसन है ना, ये श्वसन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। आपसे पूछ लिया जाए कि श्वसन किस प्रकार की क्रिया है, तो ये आपको याद रखना, ये ऑक्सीकरण क्रिया है या ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। श्वसन एक आपको याद रखना ऑक्सीकरण क्रिया है। कैसी क्रिया है, ऑक्सीकरण क्रिया है, क्योंकि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, और इसीलिए इसे अपन क्या कहते हैं, ये ऑक्सीकरण क्रिया है। इसके अलावा आप याद रखना, श्वसन के दौरान क्या होता है, अपने शरीर से, श्वसन के द्वारा क्या है, अपने शरीर से, अपने शरीर में क्या होता है, वजन में कमी आती है। तो अपन कहते हैं कि श्वसन एक अपचायी क्रिया है। ऑक्सीकरणीय क्रिया तो है ही, इसके साथ और क्या है, अपचायी क्रिया है। इसके अलावा श्वसन के द्वारा क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, और इसीलिए अपन क्या कहते हैं कि ये श्वसन एक ऑक्सीकरण क्रिया है। ठीक है, इसके अलावा श्वसन को अपन ऊष्माक्षेपी क्रिया भी कहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, और इसीलिए इसे अपन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखिए जब अपन श्वास अंदर लेते हैं और उसको अपन सीधी सी भाषा में अपन कहते हैं निःश्वसन,
उसे अपने क्या कहते हैं, निःश्वसन कहते हैं। और श्वास अंदर लेने के दौरान हमें कितना टाइम लगता है, जब अपन निःश्वसन करते हैं, श्वास अंदर लेते हैं तो हमें 2 सेकंड का टाइम लगता है। जब अपन श्वास बाहर छोड़ते हैं, और बाहर छोड़ने को अपन क्या कहते हैं, उच्छ्वसन कहते हैं, उच्छ्वसन कहते हैं। और बाहर छोड़ने में कितना टाइम लगता है, तो आपको याद रखना 3 सेकंड का टाइम लगता है। ठीक है। अब आपके दिमाग में रहे कि सर एक वयस्क की श्वसन दर कितनी है। तो जो एक वयस्क व्यक्ति होता है, इसकी जो श्वसन दर होती है वो यहाँ तो 12 से 16 के बीच में होती है, या 14 से 18 के बीच में होती है। मतलब सीधी सी बात है, 12 से 18 के बीच में क्या होती है, उनकी श्वसन दर होती है। अब अपन देखते हैं कि जो वयस्क होता है और वयस्कों की श्वसन दर क्या होता है। जो वयस्क होता है और उनकी श्वसन दर क्या होता है, तो उनमें आप याद रखना, एक तो आप 12 से 16 बार प्रति मिनट, या फिर दूसरा आप याद रखना 14 से 18 बार प्रति मिनट। और ये क्या होता है, एक वयस्क व्यक्ति की क्या होती है, श्वसन दर होती है। फिर नवजात शिशु की जो नवजात शिशु होता है, जो नवजात शिशु होता है, और नवजात शिशु की श्वसन दर क्या होती है। तो नवजात शिशु की जो श्वसन दर होती है वो कितनी होती है, तो वो आप याद रखना 40 बार प्रति सेकंड होती है। कितनी बार होती है, 40 बार प्रति मिनट होती है। ठीक है। फिर आपसे पूछ लिया जाए कि बच्चों में जो श्वसन दर कितनी होती है, तो बच्चों के बारे में आप याद रखना कि बच्चों में श्वसन दर कितनी होती है। तो बच्चों के बारे में आप याद रखना 30 से 40 बार प्रति मिनट, 30 से 40 बार प्रति मिनट क्या होती है, बच्चों की श्वसन दर होती है। ठीक है। फिर देखिए, अपन जब कठिन परिश्रम करते हैं, अपन जब जिम करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, अपन जो दौड़ लगाते हैं, उसमें अपनी श्वसन दर कितनी होती है। तो आपको याद रखना कठिन परिश्रम के समय तो आपको याद रखना कठिन परिश्रम के समय अपने जो श्वसन दर होती है वो होती है 25 बार प्रति सेकंड, नहीं प्रति मिनट, 25 बार प्रति मिनट होती है। फिर देखिए, आपके दिमाग में आ रहा है कि सर श्वसन दर सबसे कम कब होती है। जब अपन सोते हैं, तो सोते समय आप याद रखना कि अपनी श्वसन दर क्या होती है, सबसे कम होती है। जब अपन सोते हैं तो सोते समय क्या होती है, अपना जो श्वसन दर आना वो सबसे कम होती है, सबसे क्या होती है, कम होती है। इसके अलावा देखिए कि अपन ऊंचाई पर चढ़ते हैं या पहाड़ी एरिया पर जाते हैं, या अपन क्या करते हैं, अपन जहाँ वायुदाब कम है, या अपन दौड़ लगाते हैं, या अपन भागते हैं, तो उसमें अपनी श्वसन दर में क्या परिवर्तन होता है। तो आप याद रखना उसमें क्या होता है, अपने श्वसन दर बढ़ जाती है। तो आप याद रखना कि अगर अपन ऊंचाई की जाते हैं, अगर अपन ऊंचाई की ओर जा रहे हैं, अगर कम वायुदाब क्षेत्र है, अगर कम वायुदाब क्षेत्र है, ठीक है, या अपन दौड़ते हैं, या अपन क्या है, दौड़ते हैं, तो इसमें श्वसन दर में क्या परिवर्तन होता है। तो इसमें आपको याद रखना कि अपनी जो श्वसन दर है वो बढ़ जाती है। इसमें श्वसन दर क्या है, बढ़ जाती है। ठीक है। अब यहाँ से तो हो गया कंप्लीट। अब देखिए, एक श्वसन के दौरान, एक श्वसन की बार या एक बार श्वसन के दौरान अपने फेफड़ों में कितनी वायु या कितनी गैस प्रवेश करती है। तो एक श्वसन के दौरान आप याद रखना, एक श्वसन के दौरान आपको याद रखना 500 ml वायु या गैस अपने फेफड़े में क्या करती है, प्रवेश करती है। 1 मिनट देना बोलिए। ठीक है। तो आपको याद रखना कि एक श्वसन के दौरान क्या होता है कि 500 ml जो वायु है अपने फेफड़े में क्या करती है, प्रवेश करती है। तो अपने फेफड़े की जो वायु क्षमता कितनी है, वायु क्षमता या गैस की क्षमता, मतलब अपने फेफड़े में कितनी वायु है, उनकी क्षमता क्या है। तो इसकी क्षमता के बारे में अपन बात करें ना, तो इसकी वायु क्षमता के बारे में अगर अपन बात करें तो आपको याद रखना 5800 से 6000 ml या मिलीलीटर क्या होती है, अपने फेफड़ों की वायु अंदर क्या होती है, उनकी क्षमता होती है। इसके अलावा आप याद रखना कि अपन जब श्वसन लेते हैं और श्वसन के दौरान क्या होता है,
प्रतिदिन 400 ml पानी अपने शरीर से बाहर निकल जाता है। जैसे अपन बात करते हैं कि पसीने के द्वारा अपने शरीर से पानी तो बाहर निकलता ही है, इसके अलावा अपन जो श्वसन करते हैं, नहीं श्वसन के दौरान तो आपको याद रखना है प्रतिदिन क्या होता है, प्रतिदिन और 400 ml पानी, 400 ml पानी और अपने शरीर से बाहर उत्सर्जित हो जाता है। क्या हो जाता है, उत्सर्जित हो जाता है। अब देखिए यहाँ से तो अपना जो फेफड़ों से ये क्षमता के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, और प्रतिदिन के हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि कितना प्रतिदिन अपन शोषण करते हैं तो कितना जल अपना निकलता है, ठीक है, अपने पेट अपने जो शोषण के द्वारा कितना जल उत्सर्जित होता है। अब अपन देखते हैं कि अपने शरीर में श्वसन वर्णक क्या है, श्वसन वर्णक क्या है। तो श्वसन वर्णक के बारे में अगर बात करें तो श्वसन अगर वर्णक के बारे में अगर बात करें तो उस श्वसन वर्णक का नाम है, तो आपको याद रखना हीमोग्लोबिन। क्या नाम है, हीमोग्लोबिन। तो आपको याद रखना दोस्तों, ये हीमोग्लोबिन अपने शरीर में मुख्य श्वसन वर्णक है, ठीक है। ये क्या करता है कि अपने शरीर में जो ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन को क्या है हर कोशिका तक पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन अपने ब्लड में पाया जाता है, अपने आरबीसी में ही पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन का जो रंग होता है नहीं, उसका रंग तो बैंगनी रंग होता है। इस हीमोग्लोबिन का खुद का जो रंग होता है वो बैंगनी रंग होता है, लेकिन अपना जो ब्लड का जो लाल रंग होता है ना, वो किसके कारण होता है, तो आपको याद रखना हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और ये एक लोहा यौगिक पदार्थ है, इसमें लोहा पाया जाता है, और लोहा के कारण भी अपना रक्त रंग क्या होता है, लाल होता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि अपने शरीर में श्वसनिक वर्ण कौन सा है, तो आपको याद रखना हीमोग्लोबिन है। फिर श्वसनी पदार्थ कौन कौन सा है, श्वसनी पदार्थ। और श्वसनी पदार्थ के बारे में अगर बात करें कि अपने शरीर में श्वसनी पदार्थ कौन कौन से है, तो आपको याद रखना 1 नंबर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, 1 नंबर क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। और 2 नंबर हो जाएगा वसा, और 3 नंबर क्या हो जाएगा, प्रोटीन। ये अपने शरीर में श्वसनीय पदार्थ है। और इन सभी में सबसे पहले श्वसन किसका होता है, तो सबसे पहले श्वसन होता है कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहले क्या होता है, श्वसन होता है। और कार्बोहाइड्रेट से ही अपने शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है। और सबसे बाद में श्वसन किसका होता है, सबसे बाद में श्वसन होता है वसा का। और वसा के ऑक्सीकरण से ही अपने शरीर को क्या मिलती है, सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है। और कार्बोहाइड्रेट और वसा को क्या कहते हैं, अपने शरीर का जैविक ईंधन के नाम से भी जानते हैं। अपने शरीर का जैविक ईंधन किसे कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट को, वसा को। और अपने कोशिका का ईंधन या कोशिका का ईंधन अपन किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं अपने ग्लूकोज को कहते हैं, कि ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है, ठीक है। फिर देखिए अपने शरीर में श्वसन कोशिकांग कौन सा है, वो श्वसन कोशिकांग कौन सा है जहाँ श्वसन होता है, तो उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, श्वसन का केंद्र है, जिसको अपन श्वसन कोशिकांग के नाम से जानते हैं। और ये कोशिका का एक भाग है, ठीक है। अब देखिए कि जो जीव है, पृथ्वी पर जो जीव है, उनका मुख्य श्वसन अंग कौन कौन से हैं। जैसे अपन बात करते हैं कि जो मनुष्य है, मनुष्य में श्वसन अंग क्या होता है, फेफड़ा होता है, श्वास नली होता है। इसी प्रकार से अगर अपन बात करें कि संसार में और भी जीव है, उनका श्वसन अंग कौन कौन सा है, तो अब अपन जीवों के श्वसन अंग के बारे में अपन बात करें, जीवों की अगर अपन श्वसन अंग के बारे में अगर बात करें ना, तो सबसे पहले अपन देखते हैं मछली। सबसे पहले मछली। और मछली का श्वसन अंग क्या है, तो मछली का श्वसन अंग है, तो आपको याद रखना गिल्स। मछली गिल्स के द्वारा क्या करती है, श्वसन करती है। फिर अपन देखते हैं केंचुआ, कौन सा हो जाएगा, केंचुआ। और केंचुआ श्वसन किसके द्वारा करता है, तो केंचुआ के बारे में आप याद रखना, केंचुआ क्या करता है, त्वचा के द्वारा श्वसन करता है। अपनी जो त्वचा होती है, उनकी जो स्किन होती है, और इसके द्वारा क्या करता है, श्वसन करता है। क्योंकि केंचुआ की त्वचा क्या करती है, श्लेष्मा उत्सर्जित करती है, ठीक है ना, स्त्रावित होता है, श्लेष्मा स्त्रावित होता है, और जिसके द्वारा ये केंचुआ क्या करता है, श्वसन करता है। और केंचुआ को अपन किसानों का मित्र भी कहते हैं, प्राकृतिक हलवा भी कहते हैं, इसे बैरोमीटर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना, केंचुआ हो गया, फिर हो जाएगा हाइड्रा, ठीक है। हाइड्रा एक समुद्री जीव है जिसमें अमृतत्व का गुण पाया जाता है। हाइड्रा कभी मरता नहीं है, हाइड्रा में अमृतत्व गुण पाया जाता है, क्योंकि हाइड्रा की एक छोटी सी कोशिका टूटने के बाद में नई हाइड्रा का निर्माण होता है। ऐसा कौन सा जीव है जिसमें अमृतत्व का गुण पाया जाता है, जो अमर है, ठीक है, और उस जीव का नाम है हाइड्रा।
और हाइड्रा किसके द्वारा मतलब हाइड्रा किसके द्वारा शोषण करता है? तो हाइड्रा के बारे में आप याद रखना, नमदेह बीती, ठीक है ना, नमदेह बीती के द्वारा क्या करता है? हाइड्रा शोषण करता है, ठीक है। फिर तो आप याद रखने की जो कीट पतंगे होते हैं, जो कीट पतंगे होते हैं वो किसके द्वारा शोषण करते हैं? तो कीटों के बारे में आप याद रखना, जो कीट होते हैं ना, इनमें सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती है। शोषण के लिए इसमें क्या पाई जाती है? सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती है, और जिसे अपन क्या कहते हैं? वातक कहते हैं। जिसे अपन क्या कहते हैं? वातक कहते हैं, या अपन कह दीजिए इसे ट्रेकिया। क्या कहते हैं? ट्रेकिया। मतलब ये क्या करते हैं? कीट वातक या ट्रेकिया के द्वारा क्या करते हैं? शोषण करते हैं, ठीक है। फिर अपन देखिए कि जो बिच्छू होता है, बिच्छू, और बिच्छू शोषण किसके द्वारा करता है? तो बिच्छू के बारे में आप याद रखना, बिच्छू में और पुष्ट फुफ्फुस मतलब बुक लंग्स, क्या हो जाएगा? बुक लंग्स मतलब के द्वारा ये क्या करता है? शोषण करता है। कौन करता है? बिच्छू शोषण करता है। तो आप याद रखना, पुष्ट फुफ्फुस के द्वारा, या इंग्लिश में अपन कहते हैं बुक लंग्स के द्वारा वो क्या करता है? शोषण करता है। फिर देखिए जो एक कोशिकीय जीव है, या एक कोशिकीय जीव से पहले अपन देखते हैं कि जो मेंढक है, और मेंढक शोषण किसके द्वारा करते हैं? तो दोस्तों मेंढक के बारे में आप याद रखना, मेंढक एक विचित्र जीव है, और वो शोषण किसके द्वारा करता है? तो मेंढक के बारे में आप याद रखना, ये गिल्स के द्वारा भी शोषण करता है, ये फेफड़ों के द्वारा भी शोषण करता है, और ये त्वचा के द्वारा भी शोषण करता है। जब ये भूमि के अंदर होता है, ज़मीन के अंदर होता है, तो वो किसके द्वारा शोषण करता है? त्वचा के द्वारा करता है। और बाहर होता है तो फेफड़ों के द्वारा करता है। जब ये पानी में जला जाता है तो ये गिल्स के द्वारा क्या करता है? शोषण करता है। ये एक ऐसा जीव है, ये एक विचित्र जीव है जो गिल्स के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा, त्वचा के द्वारा क्या करता है? शोषण करता है, और ये एक जलीय उभयचर प्राणी है। फिर देखिए एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव मतलब वे जीव जिनमें एक कोशिका पाई जाती है। और एक कोशिकीय जीव कौन कौन से हैं? तो एक तो हो जाएगा अमीबा, एक तो क्या हो जाएगा? अमीबा, और दूसरा हो जाएगा पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम, ये जो एक कोशिकीय जीव है, ये शोषण किसके द्वारा करते हैं? तो ये करते हैं कोशिका झिल्ली के द्वारा। आपको याद रखना, जो एक कोशिकीय जीव होता है ना, अमीबा होता है, पैरामीशियम होता है, ये क्या होता है? ये जो शोषण करते हैं, ये जो कोशिका झिल्ली के द्वारा और विसरण क्रिया के द्वारा ये क्या करते हैं? शोषण करते हैं। ये हो जाएगा दोस्तों श्वसन तंत्र वाला चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट है। कोई भी कंपटीशन हो, चाहे आईएएस हो, चाहे आरएस हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे रीट हो या एनटीपीसी हो या एसएससी हो या दिल्ली पुलिस हो या राजस्थान पुलिस या पटवार हो, सभी हर कंपटीशन के अंदर जनरल साइंस आती है। और मेरा अगर मैं इस चैप्टर के विषय में यहाँ जो आपको पढ़ा है इसके विषय में श्योर हूँ कि 95% क्वेश्चन यहीं से उठेंगे, इससे क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा। लगभग अगर मान करिए तो 95 क्वेश्चन यहाँ से उठेंगे, यहाँ से, क्योंकि ये जो सभी क्वेश्चन मैंने आपको बताया है कि हर कंपटीशन में बार बार रिपीट हो रहे हैं, आ रहे हैं, ठीक है। और पूरी तरह से अपना जो मैटर है वो एनसीईआरटी आधारित है।